अगर हम मेंटेनेंस की बात करते हैं, तो मेंटेनेंस को लेकर के बहुत सारे न्यायालय ऐसे हैं, जो कि बहुत ही सख्त नियम अपनाते हैं और कुछ उसमें ऐसे भी हैं, जो कि अगर उनके आप आदेश को सुने, तो ये लगता है कि हाँ और कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुना, समझा और उसके बाद निर्णय दिया है। कुछ ऐसा ही मामला अभी कानपुर के फैमिली न्यायालय में था। वहाँ पर मामला गया भरण-पोषण का मामला था, मेंटेनेंस का मामला था। इसके साथ ही साथ पति ने विदाई दावा किया हुआ था और पत्नी ने अपने पति के ऊपर ही घरेलू हिंसा का भी केस किया था। शादी होती है, शादी के 6 महीने तक दोनों एक-दूसरे के साथ-साथ रहते हैं, 6-7 महीने साथ में रहते हैं। कुछ ही दिन साथ में रहने के बाद इसके बाद फिर पत्नी अपने मायके चली जाती है और वहाँ जाकर के केस करती है। पत्नी जब केस करती है, उसके पहले ही पति ने विदाई दावा किया होता है। पति का विदाई दावा में पति को ऑर्डर भी आदेश भी डिक्री भी मिल जाती है। लेकिन इसके बाद भी न्यायालय के आदेश के बाद भी पत्नी साथ में रहने को तैयार नहीं होती और साथ में नहीं रहती है। जब मामला ये चल रहा था, तो इसमें घरेलू हिंसा में पति अपनी पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण इसमें आदेश हुआ था, जो कि 10,000 रुपए था, वो दे रहा। अब इसके साथ ही साथ ये जो 10,000 रुपए दे रहा था, इसमें ही आपका मामला मेंटेनेंस का भी चल रहा था, 125 सीआरपीसी में भी मामला चल रहा था। इसमें कोर्ट ने देखा, जब पति ने अपना जवाब दिया, तो पति ने उसमें बताया कि पत्नी ने उसमें बहुत सारे ऐसे-ऐसे आरोप लगाए हुए हैं और कई ऐसे केसेस किए हुए हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत हैं, झूठे हैं। जब पत्नी ने इसमें कहा था कि पति उसे मारता-पीटता है, गाली-गलौज देता है, 5 लाख रुपए दहेज की माँग कर रहा है और साथ ही साथ शादी के बाद ही उसके ऊपर दबाव बना रहा था शराब वगैरह पीने का और जिससे मना करने के बाद फिर उसे घर से निकाल दिया। उसका जो भी जेवर वगैरह था, सारी चीज़ें अपने पास रख ली और उसे घर से निकाल दिया। इस तरह का मामला पत्नी ने दर्ज कराया था। जबकि जब पति के द्वारा इसमें अपना जवाब दिया गया, तो पति के द्वारा कोर्ट को बताया गया कि उसने विदाई दावा किया था, विदाई दावा में डिक्री मिली, लेकिन इसके बाद भी पत्नी जो है वो साथ रहने को तैयार नहीं है। पति आज की डेट में भी पत्नी को अपने साथ रखना चाह रहा है, लेकिन उसके बाद भी पति रहने को तैयार नहीं। पत्नी जब आती है शादी करके, शादी के बाद से ही कुछ समय बाद से ही वो अपने सास-ससुर को जेल भिजवाने की धमकी देती है। पत्नी की शुरू से आदत होती है कि वो शादी के पहले भी ड्रिंक वगैरह करती है, सिगरेट पीती है। तो शादी के बाद शादी जब हो जाती है, उसके बाद जब वो अपने ससुराल में आती है, तो वो इन स चीज़ों के लिए वो ज़िद करती है और ना मिलने पर अपने पति को धमकी देती है कि अगर हमें ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, हमें यहाँ पे अवेलेबल नहीं कराई जाती, तो हम आपके ऊपर, आपके घरवालों के ऊपर तरह-तरह के केस कर देंगे और जैसे कि आपके माता-पिता को, आपको सबको जेल की हवा खानी पड़ेगी। इस तरह की धमकी पत्नी के द्वारा ऐसे मामले में दी गई थी, जिसे कि पति ने साबित भी किया। क्योंकि आप अगर कुछ भी कहते हैं, अगर आप अपनी कोई भी बात कह रहे हैं, तो केवल कह देने भर से नहीं होता। आपके पास कहीं न कहीं इसका प्रूफ़ होना चाहिए, जो कि आप अगर कोर्ट में पेश करते हैं, तो वो देख कर के कोर्ट को भी सैटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, सैटिस्फाई कोर्ट होनी चाहिए कि हाँ, आपने जो बातें बताई हैं, जो आप कह रहे हैं, वो चीज़ें सही हैं। ऐसा आपके साथ घटित हुआ है। तो इस मामले में भी पत्नी ने सारी जितनी भी चीज़ें कही थी, वो सारी चीज़ों को पति ने कोर्ट में प्रूव किया। पत्नी ने 100 नंबर पे कॉल करके पति के खिलाफ झूठी शिकायत की, जिसकी वजह से उसके पति को 1 दिन के लिए जेल में बंद भी उसका पति हुआ था। पति ने बताया कि जिस दिन उसे जेल भेजी पत्नी, उसी दिन वो अपना सारा सामान लेकर के घर से निकल गई थी और अपने मायके चली गई थी। तो ऐसे में वो जो पत्नी है, वो भरण-पोषण की हकदार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो साथ में रहने को ही तैयार नहीं है। मैं आज दिन भी अपनी पत्नी को ले जाना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद भी वो मेरे साथ नहीं जाना चाहती। और साथ ही साथ पति ने अपनी जो उसके खिलाफ जितनी भी एफआईआर वगैरह कराई गई थी, जो घरेलू हिंसा का केस था, उससे भी संबंधित सारे के सारे वहाँ पर सबूत दिए। जब भी आपके खिलाफ ऐसा कोई भी मामला होता है, तो ऐसे में आपको सबसे पहला काम करना चाहिए कि आपको सबूत इकट्ठे करने चाहिए और आपने अगर विदाई दावा किया हुआ है पहले से, उसमें आपको पैरवी तेज़ करनी चाहिए और कोर्ट से आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसमें आपको डिक्री मिल जाए। अगर आपको एक बार ऐसे मामले में डिक्री मिल जाती है, तो वो आपके फ़ेवर में हो जाता है। अधिकतर क्या होता है कि जब भी आप विदाई दावा करते हैं और ऐसे में ही जब वही पत्नी आपके ऊपर केस की हुई होती है, चाहे वो घरेलू हिंसा का केस हो, चाहे वो आपका 125 या फिर आपका 498 जैसे मामलों में केस हुआ हो। तो ऐसे में वो क्या कि वो हाज़िर ही नहीं होती है। विदाई दावा में वो हाज़िर नहीं होती, उसको लगता है कि हमारे पास तो इतनी सारी चीज़ें हैं, हमारे फ़ेवर में हमने क्रूरता के केस भी किया है, तो हम इसमें नहीं भी जाएँगे तो इसमें दिक्कत नहीं होगी।
तो यहीं पर आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, आपको पैरवी तेज़ करा करके और आपको डिक्री इसमें ले लेनी चाहिए कि हम तो ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो साथ में जाने को तैयार नहीं है। क्योंकि उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि अगर वो क्रूरता की बात कर रही है, तो क्रूरता उसके साथ हुई है और वो सिद्ध नहीं कर पाती। प्लस आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रूफ होते हैं, अगर आपने रखे हुए हैं अपने पास, तो आप ये साबित कर देते हैं कि जिस भी शिकायत को उसने किया है, जो भी आरोप उसने लगाए हैं, वो सारे के सारे आरोप निरर्थक हैं, बेबुनियाद हैं। उसमें कहीं भी कोई भी ठोस मामला उसमें बनता ही नहीं है। हाँ, ये हुआ होगा कि आप दोनों के बीच छोटी-मोटी अनबन हुई होगी और उसमें वो चली गई होगी अपने मायके और जा कर के उसके बाद से फिर वो नहीं आ रही। जबकि आप कई बार आपने प्रयास किया बुलाने का, लेकिन वो उसके बाद भी नहीं आ रही है। तो ऐसे में जो न्यायालय होती है, वो देखती है कि आपका पक्ष क्या कह रहा है और प्लस पत्नी का पक्ष क्या कह रहा है। तो जब ये मामला चलता है, तो उसमें अगर न्यायालय को ये लगेगा कि आपका जो पक्ष है वो सही है, लेकिन लगेगा कब? जब आप अपने फ़ेवर में कुछ चीज़ों को अपने पास रखे रहेंगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको ये लगता है कि आपके पास कहीं से कुछ भी अपने फ़ेवर में प्रूफ़ करने के लिए नहीं है, बल्कि जो पत्नी ने जो कहा है उसके पास उससे संबंधित 20% भी चीज़ें हैं कि वो प्रूफ़ कर सकती है, तो वहाँ पर आप की जीत होना बहुत कम इसका चांस होता है कि ऐसे मामले में आपकी जीत होगी। हाँ, अगर आप अपने पास सफिशिएंट प्रूफ रखे हुए हैं, आप मामले को बता सकते हैं, तो वहाँ पर आप बिल्कुल ही निश्चिंत होकर के ऐसी लड़ाई को आपको लड़ना चाहिए और इसमें आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर है चीज़ें कि आप किस तरीके से न्यायालय में साबित करेंगे। चाहे अपने सबूतों के माध्यम से, चाहे अपने बयानों के माध्यम से, बहस के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इकट्ठी होकर के बाद में इसमें निर्णय आता है। इस मामले में पत्नी ने जो भी आरोप लगाए थे, वो साबित करने में वो विफल रही, जबकि पति के द्वारा जो भी इसमें जवाब दिया गया था, उन सारी चीज़ों का पति के पास प्रूफ़ था। पति ने जो भी चीज़ें कहीं, चाहे वो अपने माता-पिता के खिलाफ उसने उसकी पत्नी ने जो भी बातें कही थी जेल में डलवाने का और जितनी भी चीज़ें थीं, जो कि ये साबित कर रही थीं कि पत्नी ने पति के साथ क्रूरता की है, ना कि पति ने पत्नी के साथ क्रूरता की है। तो ऐसे में हाई कोर्ट सॉरी इसमें जो फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट 3 का ये मामला है कानपुर का। फैमिली कोर्ट ने ये कहा कि प्रेम और क्रूरता दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते। अगर आप क्रूरता की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रेम नहीं है, अगर प्रेम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्रूरता नहीं है। तो दोनों चीज़ें अगर हम ये मान के चलें कि दोनों साथ-साथ चल सकती हैं, तो नहीं चल सकती। लेकिन यहाँ पे अगर 125 सीआरपीसी में हम देखें, तो हम ये पा रहे हैं कि कहीं भी पत्नी अपने पति के साथ जाने को तैयार नहीं है। वो क्रूरता की बात तो कर रही है, लेकिन किसी भी क्रूरता को वो साबित नहीं कर पा रही है और साबित न किए जाने के उपरांत भी वो अपने पति के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कि अगर 125(4) को हम देखते हैं, तो उसमें है कि बिना कारण के अगर पत्नी अपने पति से अलग रह रही है, तो ऐसी पत्नी भरण-पोषण की हकदार नहीं है। तो यहाँ पे फैमिली कोर्ट ने ये माना कि ये जो पत्नी है वो अपने पति से बिना कारण के अलग रह रही है, इस वजह से वो भरण पोषण की हकदार नहीं है और ये कहते हुए खारिज कर दिया गया उसकी इस याचिका को। जो भरण पोषण के लिए याचिका लगाई थी उसे खारिज तो कर दिया गया, लेकिन जिस डेट से याचिका लगी थी उस डेट से और जिस डेट पर याचिका खारिज हुई थी उस डेट तक में पति को ये आदेश दिया गया कि वो अपनी पत्नी को 13,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से वो उसको पेड करेगा। कब से कब तक? जिस डेट पर एप्लीकेशन लगी थी उस डेट से लेकर के जिस डेट पर एप्लीकेशन खारिज हुई है उस डेट तक में 13,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से पति को अपनी पत्नी को भुगतान करना था, ऐसा आदेश दिया गया। लेकिन जो भरण पोषण की अगर हम बात करें तो इस याचिका को खारिज कर दिया गया। इसका मतलब है कि अगर आप ये साबित कर देते हैं कि आपकी जो पत्नी है वो बिना कारण के अलग रह रही है, तो वहाँ पर आप भरण-पोषण का भुगतान करने से बच जाएँगे। ऐसे में आपके ऊपर भरण-पोषण की जो एक अमाउंट, एक राशि जो फिक्स कर दी जाती है कि आपको अपनी पत्नी को देना है, जो कि अगर पत्नी बिना वजह अलग रह रही है, तो ऐसे में देना उचित भी नहीं होता। तो इस चीज़ से आप बच जाएँगे, अपना बचाव आप कर सकते हैं। तो ये मामला था जिसके बारे में आपको आज के इस वीडियो में बताया गया है। अगर आपको
कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको अगर किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप इस वीडियो चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।